अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो के साथ 2011 का पास पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जिसकी सेकंड वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहली वीडियो में मैंने 15 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज मैं ये पेपर कंप्लीट करूंगा। एमसीक्यू पेपर 2011 का क्लास 9 का ये पेपर इंशाल्लाह आज मैं कंप्लीट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 एमसीक्यू से 12 वर्कर्स वर हायर्ड टू बाइंड 100 बुक्स इन 4 days। यानी 12 आपके पास वर्कर्स हैं और बुक जो है वो बाउंड करनी है। इनको 1000 बुक बाउंड करनी है और 4 दिन लग रहे हैं। जो डेज लग रहे हैं वो आपके पास 4 दिन लग रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क 4 more वर्कर्स वर हायर टू हेल्प दी कंप्लीट। यानी पहले 12 थे तो अब 16 हो गए। अच्छा, आप नोटिस करें, 12 वर्कर्स 4 दिन में कर रहे हैं तो एक किस्म का रिलेशन डेवलप हो रहा है। अगर आप देखें इसको तो एक दिन में 3 वर्कर की डिस्कशन लग रही है, एक दिन में 3, दूसरे दिन में आपके पास 6। अगर मैं इसको नोटिस करूं तो अगर मैं इसको जस्ट डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगाऊं, 4 और 12 को 4 से डिवाइड करूं, 3 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3 हिस्सों में टूट रहा है आपके पास। तो अगर मैं नोटिस करूं, अगर 16 वर्कर्स आपके पास हो जाएंगे, 16 वर्कर्स, और वही 1000 बुक को अगर हम बाउंड करेंगे तो एग्जैक्टली एक दिन आपके पास और कम हो जाएगा। तो 3 का इशारा 4 का एवरेज आपके पास बन रहा है। तो एग्जैक्टली एक दिन आपके पास और मजीद कम हो जाएगा। यानी ये टास्क 3 दिन में आपके पास फिर कंप्लीट होगा। जाहिर बात है, वर्कर्स बढ़ेंगे तो डेज आपके पास कम होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास बी होगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेशो का ही आपका क्वेश्चन है। फॉर इक्वल रेडाई रेशो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कॉन टू अ सिलेंडर। यानी कॉन का और सिलेंडर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपके पास कॉन का, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, कॉन का वॉल्यूम का रेशो लिया गया है विथ सिलेंडर। जैसे इसने कहा कॉन टू सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये जो रेशो दिया हुआ है ये एग्जैक्टली किसके बराबर आया है, 1:3 के। और अगर ये कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अगर आपको सिलेंडर दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर क्यूब के, तो मुझे बताएं कौन का आपके पास वॉल्यूम क्या होगा। यानी आपने जस्ट ये एक छोटी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये होगा 1:3। इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 1 टाइम्स 2 टाइम्स बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स का आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सिलेंडर ऑफ अ कॉन, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन होगा वो आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास द मैट्रिक्स, दिस वन इज, ये एक मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक रो है। अगर एक रो होती है मैट्रिक्स में तो उसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये है, इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। चलें आगे मूव कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से ऐड करूं, किस मैट्रिक्स से ऐड करूं कि आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी एक मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से ऐड करूं कि आंसर वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाए। तो ऑब्वियसली 0 0 0 0 वो नल मैट्रिक्स आपके पास होती है। तो नल मैट्रिक्स ही जब किसी मैट्रिक्स से ऐड होती है तो आंसर आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास नल मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, एक किसी की आइडेंटिटी है कि भाई अगर इसके साथ ऐड भी हो रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यही वापस आपके पास आ रहा है। जैसे आप आईना देखते हैं, आपको अपनी फेस नजर आती है तो आईना आपके लिए एक किस्म की आइडेंटिटी होती है। वैसे ही एडिशन में आइडेंटिटी 0 0 0 0 आपके पास होता है। ओके जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। 20 में मूव करते हैं। स्क्रू साइमेट्रिक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ट्रू सिमेट्रिक का मतलब है एक मैट्रिक्स लो, अगर मैं एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास अगर वापस ए मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर एक मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज करो और वापस आपको ए मैट्रिक्स आता है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, ये अगर ये आंसर होगा तो ये ए मैट्रिक्स है। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 0 2 रोज को कॉलम में, 2 0। अब ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया और अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और 0। आप नोटिस कर लो वापस ये मैट्रिक्स नहीं आ रही। अगर ये मैट्रिक्स वापस आपके पास नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन नहीं है। चलें दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। 0 2 -2 -2 0। अब ये मेरे पास इस वक्त ए मैट्रिक्स है और मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स आती है नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा, ए का ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। और अगर मैं इसको ए से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वैसे ही रहेगा। आप नोटिस करो ये एग्जैक्टली ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब बी सही ऑप्शन है। ये आपके पास स्क्यू सिमेट्री की है। चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी जल्दी मूव कर लेते हैं। अच्छा जी, 9 में अब ये आपके पास एस्लोस है नहीं, यानी 9 में कभी ये हुआ करते थे, पर अब 9 में ये स्टैटिक बेसिक स्टैटिक चैप्टर है, ये अब मौजूद नहीं है। तो 9 क्लास में अभी ये एस्लोस नहीं है, पर मैं फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पेपर आ गया है, तो मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। मीनवाइल 9 के बच्चे इन एमसीक्यूज को बेशक देख सकते हैं, मगर ये आपके पास पेपर में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, दी एजेस इन ईयर्स ऑफ 9 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ये आपके पास एक ग्रुप है जो स्टूडेंट की एजेस दी हुई है। दी मॉडल एज बेसिकली वो एज होती है या वो नंबर होता है जो मोस्ट रिपीटेड होता है। 7 7 2 दफा हुआ है आपके पास, और देखूं 8 8 8 ये 3 दफा हुआ है, 6 एक दफा हुआ है, 9 आपके पास एक दफा हुआ है, 10 आपके पास एक दफा। इसका मतलब 8 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 22। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर दिस वन दिस वन दिस वन, देन द रेंज मार्क्स इज, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर को, हाईएस्ट नंबर को माइनस कर दीजिए स्मॉलेस्ट नंबर से। तो इस वक्त हाईएस्ट नंबर 60 85, सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 85, और सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 40 60 55 65 75 85 68, यानी 40 है। तो अगर 80 होते 40 जाते तो 40 बच जाते, इसका मतलब 5, तो ये फिर 45 आपके पास बच जाएंगे। इसका मतलब डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास हमारे पास है अहमद अरेंज द नंबर ऑफ बुक्स ऑन बाय हिज फ्रेंड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 10 12 15 x 17 18। if the median of our data is 16 then the value of x means, हमें मीडियन जो है कि मीडियन के कॉन्सेप्ट के जरिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 नंबर्स हैं तो मीडियन क्या होता है? दो सेंट्रल वैल्यूज को, अगर 6 इवन नंबर्स हैं, दो सेंट्रल वैल्यूज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर भी उतना ही नंबर है जितने यहाँ नंबर है। दो सेंट्रल वैल्यूज को आप जमा करें और डिवाइड कर दें दो से। तो इफ द मीडियन, यानी ये 16 कैसे मिला होगा? दो सेंट्रल वैल्यूज को जमा किया होगा और डिवाइड किया होगा 2 से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मीडियन, यानी मीडियन इस पर दिया हुआ है 16 के बराबर। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 प्लस एक्स, ये 32 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 32 माइनस 15, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा
32 में से 15 माइनस करेंगे, अगर 30 होते तो 15 रहते, 2 और, दैट मीन्स 17। तो इसका आंसर डी है, यानी आपके पास x की वैल्यू 17 है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों। कोई भी चीज समझ नहीं आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी अगला एमसीक्यूज कर लेता हूं। ओके, इन अ गिवन डायग्राम मेजरमेंट ऑफ ए बी इज, भाई ए बी की मेजरमेंट मालूम करनी है। अच्छा, आप नोटिस करें तो आपके पास ये 60 है, ये 90 है, तो ये आपके पास 30 होगा, ये भी आपके पास 30 होगा। ओके, हम जानते हैं अगर दो एंगल्स बराबर हों तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अगर दो एंगल बराबर हों तो आपके पास दो अपोजिट साइड भी बराबर होती है। जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई परपेंडिकुलर बनता है तो वो क्या करता है, साइड को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर होगी। और 3 + 3, तो हमें फाइंड करना है ए बी। ए से बी, इसका मतलब ए से बी हो जाएगा 6 के, 3 + 3 दैट मीन्स वो 6 के बराबर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आई है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये आपके पास है पैरालेलोग्राम का कॉन्सेप्ट। ओके, पैरालेलोग्राम का मतलब क्या होता है, चलें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और जब आपके पास डायगोनल बनते हैं, ये डायगोनल है, तो वो मिड पॉइंट पे टकराते हैं। मतलब डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं साइड को। ये साइड है उसको बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये मेजरमेंट एग्जैक्टली इस मेजरमेंट के बराबर होगी और ये वाली मेजरमेंट एग्जैक्टली इस मेजरमेंट के बराबर होगी। ओके, चलें, ये तो मैंने आपको पैरेललोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बता दी। अब हमें अगर ये 3 दिया हुआ है तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, ये भी 3 के बराबर होगा। और पैरामीटर होता है सारी साइड का जमा, सारी साइड का जमा। फर्ज करते हैं अगर ये एक्स होगा तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक्स। और सारी साइड का जमा मतलब 3 + x + 3 + x, कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है हमारे पास 16 के। तो दैट मीन 6 + 2x = 16, 2x = 16 - 6, 2x = 10, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5। अब इससे हमसे क्या मांगा था, मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो ए बी एक्स के बराबर है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, चलें जी नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अगेन ये पैरेललोग्राम है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर में बताया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है तो ये भी एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसने हमसे क्या कहा है, मेजरमेंट ऑफ सी ओ वो 3 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। तो ये एग्जैक्टली 3 के ही बराबर आपके पास होगा। चलें जी, इसको भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चले जी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है इन अ गिविंग फिगर ओ एक्स, ओ एक्स इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है अगर एक एंगल बना हुआ हो और ये एंगल बाइसेक्टर है ओ एक्स, इसका मतलब ये जो बड़ा एंगल है ये दो इक्वल पार्ट्स में, ये जो बड़ा एंगल है ये दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, एक ये और एक ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, इक्वल पार्ट्स में टूटता है। और एक और खासियत होती है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की कोई भी पॉइंट लूँ, ये इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, और मैं उसका परपेंडिकुलर खींचूं साइड के साथ, 90 का एंगल बनना मतलब परपेंडिकुलर, तो ये एग्जैक्टली आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स आर पी इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर आपके पास होगा। तो ये हमसे क्या कह रहा है, अगर पी क्यू 3 के बराबर है तो भाई साहब ये भी एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 3 के होगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ओके, नेक्स्ट।
ओके, चले आए 28 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 28 एमसीक्यूज में फॉर अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, एक ट्राइंगल में स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि एक ट्राइंगल आपके पास कब कंस्ट्रक्ट होती है, जब उसकी तीन साइडें कुछ इस तरह से हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। एक ट्राइंगल तब कंस्ट्रक्ट होती है जब उसकी तीन ट्राइंगल इस तरह से हो। अगर आपके पास कोई भी दो साइडों को ऐड करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आंसर है 5, इससे बड़ा है। 3 + 4 आंसर है 7, इससे बड़ा है। 2 + 4 आंसर है 3, इससे बड़ा है। अगर ये प्रॉपर्टी ओबे करेगी तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, वरना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। ये हमारे पास एक एसएलओस था जिसमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की डिस्कशन थी। दूसरा एसएलओस था, अगर आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है और उसकी साइड गिविंग है, वर्क करते हैं ये लाइक 9, तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। यानी अगर सबसे बड़ी साइड 9 है तो सबसे बड़ा एंगल ए होगा। दूसरे नंबर पे साइड आपके पास 8 है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बी सेकंड नंबर पे बड़ा होगा। और तीसरे नंबर पे आपके पास इस हिसाब से 7, यानी सबसे छोटा एंगल आपके पास सी है और सबसे बड़ा एंगल आपके पास ए है। चले आइए नेक्स्ट, अब इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको दो एसएलओस यहाँ पर समझाए, ट्राइंगल कब कंस्ट्रक्ट होगी और यहाँ पर एंगल्स और साइड की रिलेशन बताई। अब देखिए, सबसे बड़ा एंगल आपके पास 70 है, यानी इसकी अपोजिट साइड ए सी सबसे बड़ी साइड होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बड़ी साइड होगी 60 के अपोजिट वाली साइड होगी। और तीसरे नंबर पे आपके पास जो सबसे छोटी साइड होगी वो बीसी होगी, क्योंकि एंगल साइड को आइडेंटिफाई करवाते हैं और साइड एंगल को, कि अगर एंगल सबसे बड़ा होगा तो उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी और अगर साइड सबसे बड़ी होगी तो उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। जरा देखें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। मेजरमेंट ऑफ ए सी बड़ी है, ए सी बड़ी है आपके पास बी सी के। ए सी आपके पास, देखो अगर ए सी ये वाली है, ए सी बड़ी साइड है बी सी के। यस, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि 70 के अपोजिट सबसे बड़ी साइड है, इसका मतलब ए सी साइड बड़ी होगी बी सी साइड से। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बाकी स्टेटमेंट ठीक नहीं होंगे आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या देख लेते हैं। फॉर अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी मैंने आपके सामने शेयर किया, एक ट्राइंगल तब बनती है जब आपके पास किसी भी दो साइड को जमा करो, तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखें, अगर ये आपके पास वही एंगल वाला एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली एंगल वाला 3 है तो 3 के अपोजिट ये सबसे बड़ा एंगल, सॉरी 4 है, 4 के अपोजिट ये सबसे बड़ा एंगल है। दूसरे नंबर में बड़ा ये एंगल होगा और तीसरे नंबर में बड़ा आपके पास ये एंगल होगा। इसका मतलब ये एंगल सबसे बड़ा है, ये एंगल दूसरे नंबर में बड़ा है और ये एंगल तीसरे में है। तो मैं इसको कह सकता हूँ एंगल आपके पास बी ग्रेटर देन है आपके पास एंगल, दूसरा एंगल ए के, और एंगल ए ग्रेटर देन है आपके पास एंगल सी के। तो ग्रेटर देन की कंडीशन में तो आपके पास ऐसे बनेगा, अगर लेस देन की कंडीशन है तो बढ़ेंगे एंगल सी छोटा है एंगल ए से और एंगल ए छोटा है एंगल बी से। तो एंगल ए छोटा है एंगल बी से, ये लेस देन की कंडीशन में हो सकता है और ये ग्रेटर देन की, मतलब दोनों बात एक ही है, खाली मैंने लिखा दूसरे अंदाज में। तो अगर मैं देखूं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ये ऑप्शन आपके पास बी है, तो इसका मतलब बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी एमसीक्यूज आपके पास, अब आखिरी एमसीक्यूज एंगल बाइसेक्टर का है। इफ बी डी इज इंटरनल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा है। तो आपके पास क्या होता है, अगर ऐसा हो तो इस साइड का रेशो इस साइड से लिया जाएगा तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा इस साइड का, इस लेंथ का रेशो इस लेंथ के साथ, यानी एक्स रेशो वाई।
तो एक्स रेशो वाई की वैल्यू पुट कर रहा है और वो आपके पास आएगा 3:2। इसका मतलब डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। आई होप ये एस्ट्रोलॉज आपके पास, आई होप आपके पास ये पास्ट पेपर मैंने कंप्लीट किया है, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पास्ट पेपर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा।